नमस्कार, ID24 के खास कार्यक्रम सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो चलिए एक नजर डालते हैं क्या है आज की टॉप न्यूज। जनजातीय गौरव दिवस में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 10वीं बार बिहार के सीएम बने नीतीश कुमार। विजय कुमार सिन्हा ने बिहार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। सम्राट चौधरी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। भोपाल में पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला है। तो ये थी आज की टॉप न्यूज। तो चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। चलिए शुरुआत करते हैं। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। गांधी मैदान में हुए भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े बीजेपी नेता मौजूद रहे। डिप्टी सीएम के रूप में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने भी शपथ ली। तो वहीं 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली है, जिनमें 14 बीजेपी कोटे से, 8 जेडीयू से, लोजपा से 2, हम और कुशवाहा की पार्टी से एक को मंत्री बनाया गया है। इस मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम चेहरा भी शामिल है। जदयू ने जमा खान को एक बार फिर से मंत्री बनाया है। शपथ के बाद पीएम मोदी ने मंच से गमछा लहरा करके लोगों का अभिवादन किया। समारोह में हरियाणा, असम, गुजरात, मेघालय, यूपी, नागालैंड, ओडिशा, दिल्ली, एमपी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। मंच पर चिराग पासवान ने मांझी और जेपी नड्डा के पैर छूकर के आशीर्वाद लिया। नीतीश कैबिनेट में 13 नए चेहरों को मौका मिला है। नीतीश कैबिनेट में इस बार नए चेहरों को मौका दिया गया है। रामकृपाल यादव, श्रेयसी सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। चिराग की पार्टी से 2 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। इनमें संजय सिंह भी शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर है आज की, जहां नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। गांधी मैदान में हुए भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े बीजेपी नेता इस दौरान मौजूद रहे। डिप्टी सीएम के रूप में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने शपथ ले ली है। तो वहीं 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली है, जिनमें 14 बीजेपी कोटे से, 8 जेडीयू से, लोक जनशक्ति पार्टी से 2, हम और कुशवाहा की पार्टी से एक को मंत्री बनाया गया है। इस मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम चेहरा भी शामिल है। जेडीयू ने जमा खान को एक बार फिर से मंत्री बनाया है। शपथ के बाद पीएम मोदी ने मंच से गमछा हिला करके लोगों का अभिवादन किया। समारोह में हरियाणा, असम, गुजरात, मेघालय, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, ओडिशा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। मंच पर चिराग पासवान ने मांझी और जेपी नड्डा के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। नीतीश कैबिनेट में 13 नए चेहरों को मौका मिला है। कैबिनेट में इस बार नए चेहरों को मौका दिया गया है। रामकृपाल यादव, श्रेयसी सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। चिराग की पार्टी से 2 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। इसमें संजय सिंह भी शामिल है। संजय सिंह महुआ से चुनाव जीते हैं। उन्होंने लालू यादव के बेटे तेज प्रताप को मात दी थी। 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। नीतीश कैबिनेट में 13 नए चेहरों को मौका मिला है। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। विजय कुमार सिन्हा ने बिहार के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म धुरंधर का ट्रेलर 18 नवंबर को जारी किया गया। ट्रेलर रिलीज होने के बाद पॉपुलर इन्फ्लुएंसर और एक्टिविस्ट यूट्यूबर ध्रुव राठी ने इसकी आलोचना करते हुए लिखा कि डायरेक्टर आदित्य धर ने बॉलीवुड में घटियापन की सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं। ध्रुव राठी की पोस्ट सामने आने के बाद रणवीर शौरी ने फिल्म, डायरेक्टर और बॉलीवुड के बचाव में उतरे और इन्फ्लुएंसर को फटकार लगाई। ध्रुव राठी ने धुरंधर की आलोचना करते हुए ऑफिशियल एक्स अकाउंट से लिखा था, आदित्य धर ने वाकई बॉलीवुड में घटियापन की सारी हदें पार कर दी हैं। उनकी नई फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया एक्सट्रीम वायलेंस, खून खराबा और यातना बिल्कुल वैसा ही है जैसे आईएसआईएस के सिर काटने वाली वीडियो देखकर उसे मनोरंजन कहा जाए। आगे ध्रुव ने लिखा, पैसे की उनकी ऐसी अंधी लालसा है कि वे जानबूझकर नई पीढ़ी के दिमाग में जहर भर रहे हैं, उन्हें हिंसा के प्रति असंवेदनशील बना रहे हैं और अकल्पनीय यातना को महिमा मंडित कर रहे हैं। ये सेंसर बोर्ड के लिए एक मौका है ये दिखाने का कि उन्हें किससे ज्यादा समस्या है, लोगों के किस करने से या किसी को जिंदा चमड़ी उधेड़ते देखने से। ध्रुव राठी की पोस्ट सामने आने के बाद कई लोगों ने उन्हें वो पोस्ट याद दिलाई जब उन्होंने हिंसा से भरी हुई फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर को भारत की सबसे जरूरी फिल्म बताया था। इस पर ध्रुव ने लिखा, मैं गलत था, तब मैं नहीं समझता था कि ऐसी फिल्मों का समाज पर कितना गहरा असर पड़ता है। ध्रुव राठी की इस पोस्ट पर एक्टर रणवीर शौरी ने तंज कसते हुए लिखा, दोस्त तुम ज्यादातर वक्त गलत ही होते हो, लेकिन कमाल की बात यह है कि तुमने उसी को अपना करियर बना लिया है। रणवीर की पोस्ट के जवाब में ध्रुव राठी ने लिखा कि उस करियर से तो यह बेहतर ही है जहां रोजी रोटी के लिए बिग बॉस में नकली झगड़े करने पड़े। एक्टर रणवीर शौरी यहां भी नहीं रुके,
और जवाब में लिखा कि बिग बॉस हाउस के झगड़े उतने नकली नहीं होते जितने तुम हो मेरे दोस्त, लगे रहो। जब फैंस ने रणवीर शौरी को ध्रुव राठी से ना झगड़ने की सलाह दी तो एक्टर ने बात खत्म करते हुए लिखा, मैं इस बावले से कभी उलझता भी नहीं हूं। अगर उसने किसी फिल्म और फिल्म मेकर को बर्बाद करने की कोशिश ना की होती, उसका बकवास प्रोपेगेंडा अब बहुत हो चुका। वो यूरोप में बैठकर भारतीयों और उनके हितों की कीमत पर क्लाउड और पैसा कमा रहा है। मुझे उन भारतीयों पर तरस आता है जो इस मूर्ख को फॉलो करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। उन्होंने अंबिकापुर में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि महिलाएं समाज की धरोहर हैं, महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो समाज का विकास होगा। साथ ही ये भी कहा कि बिरसा मुंडा भगवान ने अंग्रेजों का जीना खराब कर दिया था। अंग्रेजों को सिर्फ बिरसा मुंडा ही दिखते थे। हम बिरसा मुंडा की पीढ़ी हैं। आदिवासी संस्कृति वो पहले से ही जीती थी और अब भी जीती हूँ। जल, जंगल और जमीन के साथ आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने की जरूरत है। हमें आदिवासी संस्कृति को बचाना है। राष्ट्रपति मुर्मू ने आदिवासी युवाओं को सम्मानित किया। इसी के साथ वैद्यों और देव स्थलों से जुड़ी योजना, मुख्यमंत्री वैद्यराज सम्मान योजना और मुख्यमंत्री ग्राम अखरा विकास योजना का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति 70 साल पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गोद लिए गए बच्चों से भी मिली। तो वहीं सरगुजा में पंडो जनजाति के लोगों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम में जाने से प्रशासन ने रोक दिया। इससे पंडो जनजाति के लोगों में आक्रोश देखने को मिला। लखनपुर विकासखंड के ग्राम परसोड़ी कला के पंडो जनजाति के लोग थे जिन्हें सिंगी टाना टोल प्लाजा के पास रोका गया था। कार्यक्रम में सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के घरों तक बिजली पहुंची। बस्तर में नक्सलवाद की कमर टूट गई है। आदिवासियों का विकास हो रहा है। बस्तर के लोगों को राशन मिल रहा है। तो छत्तीसगढ़ के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, जहां जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने आदिवासी युवाओं को सम्मानित किया है। जय जोहार। छत्तीसगढ़ की 25 वर्षों की विकास यात्रा के लिए मैं राज्य के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। छत्तीसगढ़ में लगभग 1/3 जनसंख्या जनजातीय समुदाय की है। राज्य एवं देश का विकास और जनजातीय समाज का विकास एक दूसरे के पूरक है। आदिवासी भाई बहनों को उनका परंपरा, उनका इतिहास, उनका संस्कृति को बनाए रखे हैं। मुझे लगता है ये संस्कृति जीवित रहना चाहिए। ये हम लोगों का पहचान है, ये हम लोगों का धरोहर है। इसीलिए उसको बनाए रखना, उसको जीवित रखना बहुत जरूरी है। जनजातीय समुदाय से मेरा विशेष लगाव होना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं इसी समाज की बेटी हूँ। महिला होने और आदिवासी समाज में जन्म लेने पर मुझे बहुत गर्व है। इस समुदाय के जीवन को मैं गहराई से महसूस करती हूँ। मैं जीती थी और अभी भी मैं जीती हूँ। मुझे इस बात का संतोष है कि मेरे कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति भवन में जनजातीय दर्पण नामक संग्रहालय विकसित किया गया है। महिलाएं समाज का धरोहर है। कहते हैं महिलाएं आगे बढ़ेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा। इसीलिए महिलाओं को मैं ज़्यादा महत्व देती हूँ। भाइयों बहनों, हम बिरसा मुंडा के उत्तर पीढ़ी है। बिरसा मुंडा एक ऐसे वीर थे जिन्होंने अंग्रेजों को उनका जीना खराब कर दिया था। दिन रात केवल बिरसा मुंडा ही उनके नज़र में आ रहा था। उस टाइम केवल 25 साल की उम्र में उनके शारीरिक मानसिक बहुत दृढ़ था। जनजातीय समुदाय का मानसिक स्थिति बहुत ही दृढ़ है। केवल मानसिक नहीं, शारीरिक स्थिति भी। इसीलिए हम लोगों को समाज के साथ, दूसरे समाज के साथ कदम से कदम आगे बढ़ना होगा। रतलाम में एक अनोखा और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां मेडिकल कॉलेज में अंधविश्वास के चलते परिजनों ने ढोल नगाड़ों के साथ अस्पताल में पूजा पाठ करके एक बच्ची की आत्मा को घर ले जाने का दावा किया। परिवार ने सपनों को संकेत मानते हुए तंत्र मंत्र से यह काम किया।
अस्पताल परिसर में ये घटना देखकर के मौजूद लोग हैरान रह गए। तो अस्पताल में अंधविश्वास देखने को मिला है। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की, जहां पर एक अनोखा और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मेडिकल कॉलेज में अंधविश्वास के चलते परिजनों ने ढोल नगाड़ों के साथ अस्पताल में पूजा पाठ करवा के एक बच्ची की आत्मा को घर ले जाने का दावा कर दिया। परिवार ने सपनों को संकेत मानते हुए तंत्र मंत्र से यह कार्य किया। अस्पताल परिसर में इस घटना को देख करके वहां पर जो लोग मौजूद थे वो हैरान रह गए। तो अस्पताल में अंधविश्वास देखने को मिला है। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की, जहां मेडिकल कॉलेज में पूजा पाठ करके बच्ची की आत्मा को घर ले जाने का दावा किया गया है। दवाई पी गया था ने तो बने में ज़्यादा थोड़ा घबराते थे तो यहाँ लाया, यहाँ साथ हो गया। अच्छा, यहाँ पे यहाँ मर गया। हाँ, तो यहाँ से कहाँ ले जाएंगे आप? यहाँ हमारे गाँव में ले जाएंगे। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे से उसको ले जाना चाहिए? नहीं, हमारे एक नानी गई नहीं, मेरे ढीले आ जाती। तो आपका इसमें मतलब परंपरा है क्या? हाँ, पर नानी को कैसे पता चला कि वो बच्चा यहाँ है तो उसको लेके जाना पड़ा? बात ही रोई गंगरती आई रही। नानी को ख्वाब वगैरह आते थे क्या? हाँ, सपने में आके बताया उसने? हाँ सपना आ गया। क्या बोला उन्होंने वहाँ पे? हाँ, मैं अस्पताल में लाओ घर पे जाऊँ। तो घर पे लेके जाओ। हाँ, तो आज आप उसको नोत के ले जाना? हाँ, और वो मूर्ति वूर्ति गड़ाई है ना, वे भी साथ में ले जाऊँ। विदिशा जिले में स्टंटबाजों की खतरनाक करतूतों ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कुछ युवक कार के गेट पर लटक कर तेज रफ्तार में स्टंट करते दिखे। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि यह स्टंट पुलिस चौकी और यातायात थाने के ठीक सामने किए गए। राहगीर वीडियो में खुद को बचाते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। स्वामी विवेकानंद चौराहे पर रात के वक्त स्टंटबाजों का कब्जा सा हो जाता है। तेज आवाज में कार दौड़ाना और खतरनाक स्टंट्स करना अब आम बात हो गई है, जिससे आम लोगों की जान जोखिम में रहती है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। 3 स्टंटबाजों को हिरासत में लिया गया। विदिशा पहले स्टंट और फिर माफी की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पुलिस चौकी के सामने स्टंट देखने को मिला है। रात होते ही यह चौराहा स्टंट स्पॉट बन जाता है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है और 3 युवकों को हिरासत में लिया है और उनसे माफी भी मंगवाई है। चौराहे से और कार चलाते हुए स्टंट करते वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो कार के गेट खोल के और हुड़दंग करते दिखाई दे रहे हैं। मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल रूल्स में स्पष्ट निर्धारित है गाड़ी किस प्रकार चलाई जाएगी। गाड़ी अगर कोई बनी हुई है तो उसको गेट लगा के विधिवत अंदर बैठ के चलाना है। किसी प्रकार से भी इस प्रकार से अभद्रता करना नैतिक सामाजिक नियमों के विरुद्ध है और ये कानूनन भी इसके जो है कानून के भी विरुद्ध है। इसमें जो 3 लोग थे उनको प्रिवेंटिव अरेस्ट में लिया गया है और इनकी गाड़ी जब्त की गई है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और इस प्रकार से कोई भी अगर इस प्रकार गतिविधि करता है तो सख्त कार्रवाई की। नरसिंहपुर में शहीद जवान आशीष शर्मा की पार्थिव देह गाडरवारा लाई गई है। नक्सली मुठभेड़ में जवान शहीद हो गए थे। जवान का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। आशीष के पैतृक गांव बोहनी में उनका अंतिम संस्कार होगा। तमाम IAS IPS अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। तो एक खबर आपको बता रहे हैं नरसिंहपुर से, जहां शहीद जवान आशीष शर्मा की पार्थिव देह को गाडरवारा लाया गया है। नक्सली मुठभेड़ में आशीष शर्मा शहीद हो गए थे। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। आशीष के पैतृक गांव बोहनी में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस दौरान तमाम IAS और IPS अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। तो ये खबर है नरसिंहपुर के गाडरवारा से, जहां पर शहीद जवान आशीष शर्मा की पार्थिव देह गाडरवारा लाई गई है। नक्सली मुठभेड़ में वे शहीद हो गए थे। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। आशीष के पैतृक गांव बोहानी में उनका अंतिम संस्कार होगा। शहीद जवान को अंतिम विदाई देने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ वहां पर मौजूद है। राजधानी भोपाल के बैरागढ़ में पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला है। 8 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने देर रात को गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी। गांधीनगर थाना क्षेत्र के गोंडीपुरा जेल रोड का यह मामला बताया जा रहा है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां बैरागढ़ में पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला है। 8 घंटे के अंदर ही पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने देर रात को गाड़ियों में खूब तोड़फोड़ की थी, उत्पात मचाया था, उपद्रव किया था। गांधीनगर थाना क्षेत्र के गोंडीपुरा जेल रोड का यह मामला बताया जा रहा है।
तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस ने बदमाशों से उठक बैठक लगवाई है, उनका जुलूस निकाला गया है। ये तस्वीरें हैं भोपाल के बैरागढ़ की, जहां 8 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, उनको पकड़ लिया। इन बदमाशों ने रात में खूब तोड़फोड़ की थी, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी। बैरागढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों का जुलूस निकाल दिया। 8 घंटे के अंदर यह बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा देखने को मिली है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लगा है। कप्तान शुभमन गिल को मेडिकल टीम ने अनफिट घोषित कर दिया है, जिसके चलते वे 22 से 26 नवंबर के बीच होने वाले इस महत्वपूर्ण मुकाबले से बाहर हो गए हैं। गिल की गैर मौजूदगी में उप कप्तान ऋषभ पंत टीम की कमान संभालेंगे। यह फैसला भारत के लिए इसलिए भी बड़ा नुकसान है क्योंकि टीम पहले ही कोलकाता टेस्ट 30 रन से हार चुकी है और सीरीज में 0-1 से पीछे है। ऐसे में गुवाहाटी टेस्ट में भारत के लिए करो या मरो जैसा मुकाबला बन चुका है। गिल को 15 नवंबर को कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन बल्लेबाजी के दौरान गर्दन में खिंचाव आया था। स्वीप शॉट खेलते समय उन्हें अचानक से तेज दर्द हुआ था और फिजियो की मदद से उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया। वे पहली पारी में सिर्फ 4 रन बना पाए थे। इसके बाद उन्हें स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया गया और गर्दन में ब्रेस लगा करके देखा गया। उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में 1 दिन रखने के बाद 16 नवंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया था। बीसीसीआई ने अपने हेल्थ अपडेट में कहा था कि गिल तेजी से रिकवर कर रहे हैं और उनकी उपलब्धता पर अंतिम फैसला बाद में होगा, लेकिन अब मेडिकल टीम ने दूसरे टेस्ट के लिए उन्हें अनफिट कर दिया है। शुभमन गिल के बाहर होने के बाद टीम की कप्तानी उप कप्तान ऋषभ पंत संभालेंगे। कोलकाता टेस्ट में भी गिल के रिटायर होने के बाद पंत ने ही मैदान पर फैसले लिए थे। पंत के पास आईपीएल और घरेलू क्रिकेट की कप्तानी का एक अच्छा अनुभव रहा है और अब वे टेस्ट मैच में टीम को लीड करते दिखेंगे। गिल के बाहर होने के बाद साई सुदर्शन या नीतीश रेड्डी में से किसी एक को प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है। सुदर्शन भारत के ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में मौजूद थे और फॉर्म में भी हैं। तो वहीं नीतीश रेड्डी भी कोलकाता में टीम के साथ जुड़ चुके हैं और चयनकर्ताओं के लिए मजबूत विकल्प माने जा रहे हैं। तो शुभमन गिल दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। गर्दन की चोट पूरी तरह से उनकी ठीक नहीं हो पाई है और उनकी गैर मौजूदगी में ऋषभ पंत कप्तानी संभालेंगे। भारत सीरीज में 0-1 से पीछे है। दूसरा टेस्ट निर्णायक मैच है। साई सुदर्शन या नीतीश रेड्डी को इस मैच में मौका मिल सकता है। कोलकाता टेस्ट में 4 रन पर गिल रिटायर हो गए थे। बीसीसीआई मेडिकल टीम ने उन्हें अनफिट बताया है। 124 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की टीम मात्र 93 रन बना पाई थी। तो शुभमन गिल दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। उनकी जो गर्दन की चोट है वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई है। सीतापुर में 70 साल की बुजुर्ग महिला ने अधिकारियों की गलती के कारण खुद को मृत घोषित पाए जाने के बाद महिला आयोग के सदस्य सुजीता कुमारी से मदद मांगी। महिला ने बताया कि पिछले 1 साल से उसे सरकारी कागजों में मृत बताया जा रहा था, जिससे वो सरकारी सेवाओं और लाभों से वंचित रही। महिला आयोग के सदस्य मामले की जांच करके समाधान निकालने का प्रयास कर रही हैं। तो सीतापुर में प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां जिंदा महिला को मृत दिखा दिया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट आगामी 25 नवंबर को अपराह्न 2:56 पर शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। कपाट बंद होने की प्रक्रिया के अंतर्गत 21 नवंबर से पंच पूजाएं शुरू होंगी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने जानकारी दी है कि कपाट बंद होने की प्रक्रिया के अंतर्गत पंच पूजाओं के पहले दिन 21 नवंबर को भगवान गणेश की पूजा होगी। शाम को इसी दिन भगवान गणेश के कपाट बंद हो जाएंगे। दूसरे दिन 22 नवंबर को आदि केदारेश्वर मंदिर और शंकराचार्य मंदिर के कपाट बंद होंगे। तीसरे दिन यानी 23 नवंबर को खड़ग पुस्तक पूजन तथा वेद ऋचाओं का वाचन बंद हो जाएगा। चौथे दिन यानी 24 नवंबर को मां लक्ष्मी को कढ़ाई भोग चढ़ाया जाएगा। 25 नवंबर को अपराह्न 2:56 पर श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। 26 नवंबर को प्रातः को कुबेर एवं उद्धव जी सहित रावल जी सहित आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी शीतकालीन प्रवास पांडुकेश्वर तथा श्री नरसिंह मंदिर जोशीमठ को प्रस्थान करेगी। उद्धव जी एवं कुबेर शीतकाल में गद्दी स्थल पांडुकेश्वर में प्रवास करेंगे, जबकि आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी 27 नवंबर को नरसिंह मंदिर ज्योतिर्मठ पहुंचेगी।
तो 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के जो कपाट हैं वो बंद होने जा रहे हैं। 21 नवंबर से पंच पूजाएं शुरू हो जाएंगी। ये जो कपाट हैं आगामी 25 नवंबर को अपराह्न 2:56 पर शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। कपाट बंद होने की प्रक्रिया के अंतर्गत 21 नवंबर से पंच पूजाएं शुरू होंगी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने जानकारी दी है कि कपाट बंद होने की प्रक्रिया के अंतर्गत पंच पूजाओं के पहले दिन 21 नवंबर को भगवान गणेश की पूजा होगी और शाम को इसी दिन भगवान गणेश की कपाट बंद हो जाएंगे। दूसरे दिन 22 नवंबर को आदि केदारेश्वर मंदिर और शंकराचार्य मंदिर के कपाट बंद होंगे। तीसरे दिन 23 नवंबर को खड़ग पुस्तक पूजन और वेद ऋचाओं का वाचन बंद हो जाएगा। 24 नवंबर को मां लक्ष्मी को कढ़ाई भोग चढ़ेगा। 25 नवंबर को दोपहर 2:56 पर श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। 26 नवंबर को सुबह कुबेर एवं उद्धव जी समेत रावल जी और आदिगुरु शंकराचार्य जी की गद्दी शीतकालीन प्रवास पांडुकेश्वर और श्री नरसिंह मंदिर जोशीमठ को प्रस्थान करेगी। उद्धव जी एवं कुबेर शीतकाल में गद्दी स्थल पांडुकेश्वर में प्रवास करेंगे, जबकि आदिगुरु शंकराचार्य जी की गद्दी 27 नवंबर को नरसिंह मंदिर ज्योतिर्मठ पहुंचेगी। धार्मिक संस्था तीर्थ सेवा न्यास जल्द ही विश्व सनातन महापीठ का निर्माण कराने जा रही है। भूपतवाला स्थित आश्रम में बनने जा रही इस महापीठ का भूमि पूजन आने वाली 21 नवंबर को होगा। ऐसा बताया जा रहा है कि यह महापीठ करीब 100 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। इसमें सनातन संसद, शंकराचार्यों की पीठ, वेद मंदिर, स्वाध्याय केंद्र और आवासीय गुरुकुल जैसे केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तीर्थ सेवा न्यास से जुड़े संतों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है कि विश्व सनातन महापीठ के निर्माण का उद्देश्य भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति और सनातन परंपरा को विश्व स्तर पर प्रसारित करना है। संतों और भक्तों के अनुसार भूमि पूजन का यह आयोजन वृहद स्तर पर किया जाएगा। इस अवसर पर देश भर के प्रमुख संत, शंकराचार्य और धर्माचार्य हरिद्वार में एकत्रित होंगे। तो आने वाली 21 नवंबर को हरिद्वार के भूपतवाला में सनातन संस्कृति का एक और बड़ा केंद्र आकार लेने जा रहा है। विश्व सनातन महापीठ जो आने वाले समय में धर्म और शिक्षा का प्रतीक बनेगा। हरिद्वार विश्व सनातन महापीठ का निर्माण होगा। धार्मिक संस्था तीर्थ सेवा न्यास इसका निर्माण करेगी। करीब 100 एकड़ में यह महापीठ बनेगा। तीर्थ सेवा न्यास से जुड़े संतों ने इसकी जानकारी दी है। प्रकल्प के अंदर बहुत सारे प्रकल्प हैं जो सनातन के संरक्षण के लिए, सनातन के को संरक्षित करने के लिए, सनातन के भविष्य के लिए, सनातनी युवाओं के लिए और सनातनी प्रत्येक जन जन के लिए, पूरे विश्व के लिए अपने आप में बहुत आवश्यक भी था। इसके अंदर जो है एक सनातन संसद भवन का निर्माण होने जा रहा है। हमारे चारों शंकराचार्य पीठों के प्रेरणा परिसर का निर्माण होने जा रहा है। 13 अखाड़ों के उद्देश्य परिसर बनने जा रहे हैं। सिख, जैन, बौद्ध, आर्य समाज, रविदासी परंपराओं के इसके अंदर जो है परिसर बनने जा रहे हैं। सबके धर्मगुरुओं की स्थापना, प्रतिमाओं की स्थापना होने जा रही है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ, कानपुर और मथुरा वृंदावन के समग्र नगरीय विकास की कार्य योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इन शहरों का विकास केवल निर्माण कार्यों तक सीमित न रहकर स्थानीय इतिहास, संस्कृति और आधुनिक सुविधाओं का एक संतुलित मिश्रण होना चाहिए। अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज की तर्ज पर अब इन तीनों शहरों के लिए भी 478 परियोजनाओं का समेकित विकास मॉडल तैयार किया गया है। इनमें मेरठ में 111, कानपुर में 109 और मथुरा वृंदावन में 258 परियोजनाओं का विकास प्रस्तावित है। साल 2025-26 में पहले चरण में 38 प्राथमिक परियोजनाओं पर कार्य शुरू होगा। इनमें यातायात सुधार, चौराहों का पुनर्विकास, मल्टी लेवल पार्किंग, हरित क्षेत्र, जल प्रबंधन, सड़क उन्नयन और शहरी सौंदर्यीकरण को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने नवाचार, बेहतर प्रबंधन और पीपीपी मोड के उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि आवश्यकता होने पर सरकार अतिरिक्त बजट भी उपलब्ध कराएगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने नगरीय विकास पर फोकस किया है, जहां मेरठ, कानपुर और मथुरा वृंदावन विकास योजनाओं की समीक्षा की गई है। 478 परियोजनाओं का समेकित विकास मॉडल तैयार किया गया है। 2025-26 में 38 प्राथमिक योजनाओं से पहला चरण शुरू होगा। स्थानीय पहचान और आधुनिक सुविधाओं का संतुलन जरूरी है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।